Okay, today we are going to start a new topic. पिछले लेसन में हम डिफरेंट जो है वो देख रहे थे प्रोटीन्स की टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। लास्ट टाइप हमारे पास रह गई थी जो थी फिब्रिन। फिब्रिन जो होती है वो सुपर हीरो के तौर पे काम करती है ब्लड में। जब भी हमें कोई कट लगता है तो ये क्लॉट बनाने में और जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने में हेल्प करती है। Insulin also signals other body systems such as how cell absorb amino acids. It has other positive effects on body. Doctors use insulin to treat certain types of diabetes. आगे हम precipitations की बात करते हैं मिल्क प्रोटीन्स की। Acid precipitation is the process of reducing the pH of milk by adding acidic substances such as lemon juice. The main proteins precipitated in the liquid are milk proteins. उनमें हमारे पास आ जाती है कैसियन और वी। The casein protein in milk are mycelius. The phosphate groups on the casein mycelius cause them to be negatively charged. This leads to electrostatic repulsion between the myceles and casein proteins. So जो proteins mainly हमारे milk के अंदर precipitate होती हैं उनमें हमारे पास casein है और V protein है, ठीक है। और this leads to electrostatic repulsion between the myceles and casein protein. So क्या होता है कि बेसिकली जो casein के अंदर phosphate ग्रुप होता है ना, तो वो क्या करता है, the casein protein in milk are myceles, that is small clusters of protein. So वो जो casein होता है ना वो उस myceles को क्या कर देता है, नेगेटिवली चार्ज कर देता है और इस वजह से casein और myceles के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होती है। जितनी pH मिल्क की कम होगी उतनी ही ज़्यादा कम उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन भी होगी। तो उस रिपल्जन को रोकने के लिए हम लेमन जूस को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि मिल्क की pH कम हो जाती है। Myceles can move closer together and form aggregates. This results in the milk coagulating when the pH drops. तो इससे क्या होता है कि दूध के अंदर जो कोगुलेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, वो पैदा हो जाती है। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक वर्ड एन से निकला है और जाइम से। एन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। एंजाइम्स जो हैं वो बायो कैटलिस्ट हैं जो हमारे रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं लिविंग बॉडीज़ में। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं और इनका एक्शन जो होता है वो क्वाइट स्पेसिफिक होता है और ये टेम्परेचर और पीएच पे सेंसिटिव होते हैं। अगर हम एंजाइम्स के रोल्स की बात करें एज अ बायो कैटलिस्ट, सो इसके अंदर क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन that takes place in living organisms in order to maintain life. These reactions enable organisms to grow, reproduce, maintain their structures and respond to environmental conditions. So मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर उसको ग्रो करने में, रिप्रोड्यूस करने में और ये सारा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म में टू मेन ग्रुप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स की, और कैटाबॉलिज्म के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। Generally, enzymes are released in anabolic reactions and used in catabolic reactions. As a result, these biochemical reactions are essentially energy transfers. In metabolism, chemicals are converted from one state to another state. So, इनमें जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है ना, इसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स एक्ट, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा वो हमारे पास सबस्ट्रेट होगी और जो एंजाइम सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम एक्शन है, किस तरह से एंजाइम वर्क करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है सबसे पहले, जब एंजाइम सबस्ट्रेट पे सबसे पहले अटैक करेगा और हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगी। 1894 में एक जर्मन केमिस्ट था एमिल फिशर, उसने लॉक एंड की मॉडल दिया था। इन दिस मॉडल एंजाइम सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक शेप्स। और 1958 में डेनियल कोशलैंड था, वो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, उसने इंड्यूस फिट मॉडल दिया था। लॉक एंड की मॉडल था कि जिस तरह की सब जैसा एंजाइम की शेप होगी ना, उसमें एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच हो सकता है।
मतलब उसके अलावा कोई सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं होगा। जैसे हम लोग पज़ल सॉल्व करते हैं तो पज़ल्स जो होते हैं हमारे पास, उसमें पज़ल का जो दूसरा पार्ट होता है वो उसमें जस्ट हमें पता होता है कि कौन सा पार्ट इसमें फ़िट होगा। उसकी शेप भी पज़ल की वैसी बनी हुई होती है कि उसमें एक स्पेसिफ़िक पार्ट ही फ़िट हो सकता है। ठीक है, अगर किसी ने पज़ल की गेम का शौक़ हो, किसी ने खेली हुई है लाइफ में, तो उनको पता है कि इसको हम कितना रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास होता है ना इंड्यूस्ड फिट में कहा जाता है कि एक्टिव साइट्स जो होती हैं एंजाइम की, वो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जिस तरह की भी सबस्ट्रेट होगी एंजाइम जो है वो उसके मुताबिक अपनी शेप को ढाल लेगा, अपने आप को मोल्ड कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे यही पॉइंट इसने दिया हुआ है कि एक्टिव साइट्स आर नॉट रिजिड बट रादर आर मोल्डेड इनटू डिज़ायर्ड शेप्स टू परफॉर्म देयर फंक्शन। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल। आगे हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर है। सो वी नो कि हमारा जो एनिमल एंजाइम्स हैं, जो ह्यूमन एंजाइम्स हैं, वो 37 डिग्री सी पर बेस्ट वर्क करते हैं और प्लांट एंजाइम 60 डिग्री सी पर बेस्ट वर्क करते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी इज एडेड टू द रिएक्शन विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। ठीक है, सो टेम्परेचर को जब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो फिर एंजाइम के अंदर डिस्टॉर्शन हो जाती है, उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन वो भी एक सर्टेन पॉइंट तक है। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा सब्सटेंस डाल दिया, जब बहुत ज़्यादा सब्सटेंस हो जाएगा तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास एक सैचुरेशन पॉइंट होता है इस पर भी। फिर पीएच की अगर हम बात करें तो कुछ हर एंजाइम की स्पेसिफिक पीएच होती है, इस पर वो वर्क करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आज कुछ एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट वर्क करते हैं, जैसे कि पेप्सिन जो हमारी स्टमक में है, ठीक है, वो pH2 का हामिल होता है। इसके अलावा जो हमारे पास ट्रिप्सिन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो अल्कलाइन कंडीशंस के अंदर ज़्यादा एक्टिव होता है। उसकी pH कितनी होती है, 8 to 9। ऑप्टिमम pH जो है वो 7 होती है। ठीक है, मतलब 7 जो है वो न्यूट्रल pH होती है। इनहिबिटर्स यहाँ पे दिए हुए कि किस तरह से इनहिबिटर्स का रोल होता है। ठीक है, रोल ऑफ इनहिबिटर्स। सो वी कैन, तो यहाँ थोड़ा सा जो है इसको आई वॉन्ट टू राइट इट हेयर, इट इज़ इनहिबिटर्स टॉपिक। अच्छा, इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को होने से रोकना। इनहिबिट करना मतलब किसी चीज़ को रोकना कि ये काम ना हो। तो इसी तरह हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को एक हद तक करने में, इसको जो है ना वो इसको कहते हैं ना कि एक लिमिट में रखने में हमें इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, कुछ इनहिबिटर्स बेटरमेंट के लिए होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो वाकई में एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहे होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर एक ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। सबसे पहली टाइप हमारे कंपैटिटिव हो जाती है, दूसरी हमारे पास आ जाती है नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। कंपैटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जिसमें इज़ अ मॉलिक्यूल दैट इज़ सिमिलर टू सबस्ट्रेट एंड competes with it for the active site. It binds to the active site and prevents the substrate from attaching to the enzyme. For example, sarin, a nerve gas, acts as competitive inhibitor is acetylcholine, a neurotransmitter. ठीक है, इसमें आपके पास अब कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं कि ये सबस्ट्रेट की तरह होते हैं और ये सब एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, compete करते हैं ना सबस्ट्रेट के साथ, मुकाबला होता है इनका कि नहीं हमने अटैच होना है। तो ये इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में और ये सबस्ट्रेट की जगह आके अटैच हो जाते हैं एंजाइम के साथ। सारिन मिमिक्स एसिटाइलकोलिन स्ट्रक्चर। सारिन का स्ट्रक्चर एसिटाइलकोलिन की तरह होता है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये नर्व गैस है।
और ये फिर जाके ना अटैच हो जाती है एक्टिव साइट के साथ एंजाइम की, और एसिटाइलकोलिन की तरह बन जाती है, साइनैप्स भी बन जाती है। मेलोनिक एसिड इज़ अनदर एग्जांपल। मेलोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है सक्सिनिक एसिड के साथ। सक्सिनिक एसिड इज़ कन्वर्टेड टू फुमेरिक एसिड ऑन द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सो मेलोनिक एसिड डज नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, देयरफॉर डज नॉट फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, सक्सिनिक एसिड जाके अटैच हो जाता है एंजाइम कौन से, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, और फिर जो है वो हमारा मेलोनिक नहीं अटैच हो पाता और प्रोडक्ट नहीं बनती। सो यहाँ पे ये 2 एग्जांपल्स हैं, यू कैन सर्च फॉर अदर एग्जांपल्स एज वेल। नॉन कम्पैटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो कम्पीट तो नहीं करते विद द एक्टिव साइट बट रादर चेंज द शेप एंड फॉर्म ऑफ द एंजाइम। ठीक है, मतलब कि ये एक्टिव साइट के साथ तो नहीं अटैच नहीं होते, सबस्ट्रेट के साथ तो कम्पीट नहीं करते, बट एंजाइम की शक्ल चेंज कर देते हैं। For example, mercury ion binds to enzyme thiol groups and change the shapes. ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह की अगर शेप है फॉर एग्जांपल एंजाइम की, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ बनाने की। अगर इस तरह की कुछ शेप है एंजाइम की आपकी, ठीक है, इस तरह से कुछ शेप है आपकी, एक प्रोडक्ट है उसने आके अटैच होना है यहाँ पे, सॉरी एक सबस्ट्रेट है उसने आके यहाँ पे अटैच होना है, तो अब ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। बट ये वाले जो कम्पिटिटिव तो जहाँ यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन कम्पिटिटिव होंगे ना वो क्या करेंगे, वो किसी और एक्टिव साइट पे जाके एंजाइम में अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर कहीं पे अटैच हो जाएगा ये यहाँ पे कहीं अटैच हो गया और एंजाइम की शक्ल ही उसने चेंज कर दी। ठीक है, इधर अटैच हो गया और यहाँ पे उसकी एंजाइम की जो शेप है ना उसको इसने ख़त्म कर दिया या चेंज कर दिया। ठीक है, कुछ भी कर सकता है वो, तो अब सबस्ट्रेट किधर अटैच हो, ठीक है, उसके लिए तो कोई साइट नहीं बची। तो ये बेसिकली काम होता है हमारे जो हमारे पास होते हैं ना नॉन कम्पैटिटिव इनहिबिटर्स उनका। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिपिड्स। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजनस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती, नॉन पोलर एंड्स होते हैं लिपिड्स के। तो नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। इनके अंदर वैक्सेस आ जाती हैं, फैट्स आ जाते हैं, ऑयल्स, हार्मोन्स आ जाते हैं, और फंक्शन इनका क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग होती है और केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं। और का मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं सेल वॉल के, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर बेस में ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, वैक्सीज और ट्रिपीन्स हैं। केमिकल स्ट्रक्चर में सिंपल है, फॉस्फो हैं और डेरिवेटिव हैं। और फंक्शन बेस में एनर्जी स्टोरिंग स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, सिग्नलिंग लिपिड्स हैं, प्रोटेक्टिव हैं, और फिजिकल में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ग्लाइसराइड्स हैं। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फंक्शन बेस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है कि इसमें ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, 12 to 22 कार्बन एटम्स होते हैं एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एक साइड पे। एग्जांपल में हमारे पास इसमें पामेटिक एसिड की एग्जांपल है, ओलिक एसिड की और लाइनोलिक एसिड की है। और ग्लिसरॉल, अब यहाँ पे इसका जो है ना स्ट्रक्चर वो इम्पॉर्टेंट, ग्लिसरॉल है, साथ उसके हमने क्या लगाया है 3 फैटी एसिड्स, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड और वाटर आ गया। आगे हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो ये एस्टर्स हैं ग्लिसरॉल के, इसमें 2 फैटी एसिड्स और साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी है। ठीक है, स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे पास टिपिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है 4 फ्यूज रिंग्स होती हैं कार्बन की। दे फंक्शन एज स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्रिकर्सर्स फॉर वेरियस हार्मोन्स। एग्जांपल्स में इसके पास कोलेस्ट्रॉल है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। ठीक हो गया। अभी कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है हम देख सकते हैं यहाँ पे।
ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्या है जी, वैक्सेस। अब वैक्सेस जो होती हैं ना, वैक्सेस जो होती हैं वो क्या हैं, इनमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। दे ऑफन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें हमारे पास आ जाती है लैनोलीन, बीज वैक्स आ जाती है, ठीक है। कैरेन्यूबा वैक्स है, वेल ऑयल है, ये सारी वैक्सेस हैं। उसके बाद आइसोप्रीनॉइड्स और टर्पीन्स भी हम इसको कहते हैं। इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं 5 कार्बन यूनिट्स, और इसको हम टर्पीन भी कहते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? पिगमेंटेशन का फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है सेलुलर एस्पायरेशन में। पाइनिन, कैम्फर, मैथनॉल, क्लोरोफिल एंड विटामिन ए इसके एग्जांपल्स हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, सिंपल लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स जो हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वैक्सेस हैं, और कंपाउंड लिपिड्स हैं। ये कंपाउंड लिपिड्स में हमारे पास एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस और प्रोटीन्स। फिर फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, उसमें ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं मज़ीद, ठीक है। डेरिवेटिव जो हमारे पास डिराइव्ड होते हैं उसमें स्टीरॉइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। स्टीरॉइड्स जो हैं उसमें हमारे पास दे आर इंपॉर्टेंट एनिमल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हार्मोन्स एज टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इसके अंदर आ जाता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये हमारी इन्फ्लेमेशन, सर्कुलेशन एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, ठीक है। बेसिकली जो पेन बॉडी के अंदर होती है उसकी सेंसेशन हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बेसिस पे हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग है, स्ट्रक्चरल लिपिड्स हैं, सिग्नलिंग लिपिड्स हैं और प्रोटेक्टिव लिपिड्स हैं। एनर्जी स्टोरिंग में ट्राइग्लिसराइड्स हैं। स्ट्रक्चरल जो हमारे कंपोनेंट्स बनाते हैं मेम्ब्रेन्स के, ठीक है, वो फॉस्फोग्लाइको हैं। सिग्नलिंग में हमारे पास आइकोसिनॉइड्स हैं। इसके अंदर क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं दैट अफेक्ट इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद प्रोटेक्टिव लिपिड्स हैं जो प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर में, सॉलिड्स के तौर पे ही रूम टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ फूड्स दैट कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड फैट्स इंक्लूड बटर, चीज़, लॉर्ड एंड सम फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड में जिसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है, लिक्विड स्टेट पे होते हैं, ठीक है। ऑयल्स इनकी एग्जांपल्स हैं, इसमें कैनोला ऑयल आ गया, ऑलिव ऑयल आ गया, एवोकाडो आ गया, वेजिटेबल ऑयल आ गया, नट्स आ गए, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। न्यूट्रिशनल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एज अ स्टोर हाउस होते हैं, एज अ कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, एज मैसेंजर होते हैं। मैसेंजर में जो सिंथेटिक कंपोनेंट्स हैं, स्टोर हाउस है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हैं, और मैसेंजर में प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टीरॉइड हैं। अच्छा, ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 9 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरी देती है, बट ये हमें 9 कैलोरी देते हैं। फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्पफुल होते हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स ए, डी और ई, ये जो है ना फैट्स के अंदर ही सॉल्युबल होंगी, अदरवाइज़ नहीं होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिपिड्स आर नॉट प्रोड्यूस बाय बॉडी एंड एंटर द बॉडी थ्रू फूड आर कॉल्ड एसेंशियल, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैट्स आ जाते हैं, और दीज फैट्स आर एसेंशियल फॉर हार्मोन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन एंड विजन हेल्थ, ठीक है। ओमेगा 6 जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स और नट्स में होता है, और ओमेगा 3 जो होता है वो फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और फैटी फिशेस में होता है। उसके बाद हमारे पास हैं मोनोसैचुरेटेड फैट्स। मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो आर नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट बिकॉज द बॉडी कैन सिंथेसाइज दैम। और ये मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उसको हम नॉन एसेंशियल फैट्स भी कहते हैं। और ये वैसे अगर हमने लेने हैं इनटेक इनका करना है तो ऑलिव ऑयल, पीनट्स और एवोकाडो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर फाउंड इन द डाइट, इंक्रीज द बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द ब्लड। Cholesterol is a building block of hormones. Our bodies use cholesterol to produce some important hormones. These hormones act like a messenger, delivering important signals to different parts of the body. Cholesterol जो है वो important component होता है of sex hormones like estrogen and testosterone, ठीक है।
और these hormones play an important role in the development of secondary sexual characteristics and the regulation of the reproductive systems. उसके बाद कुछ हार्मोन्स जो होते हैं ना वो हमारे लिंक्ड होते हैं विद पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स से जो मिलके बनते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सी है? इंसुलिन है। इंसुलिन का मज़ीद स्ट्रक्चर स्टडी करें तो इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अल्फ़ा चेन, दूसरी होती है बीटा चेन, और एक कनेक्टेड होते हैं। ये अल्फ़ा चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं, कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। इस मॉलिक्यूलर वेट इज़ 5808, ठीक है। जब हम खाते हैं तो हमारी सेल जो है ना वो शुगर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। इंसुलिन जो होती है प्रिवेंट करती है फ्रॉम यूजिंग फैट व्हेन ब्लड शुगर लेवल्स आर लो, द बॉडी यूज्ड स्टोर्ड शुगर थ्रू ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इंसुलिन डेफिशिएंसी लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो इनफ इंसुलिन नहीं बना पाती टू डू द नॉर्मल फंक्शनिंग। उसके बाद हाइबरनेशन का रोल क्या होता है? हाइबरनेशन एक प्रोसेस है जो पोलर बियर्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा फैट अक्यूमुलेट हो जाता है, और जब भी कोई जो है ना वो अनबेरेबल कोल्ड होती है, कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सर्वाइवल मुश्किल होता है ऑर्गेनिज्म का, तो फिर वो इसी स्टोर्ड फैट को यूज़ करता है फॉर द एनर्जी, ठीक है। हाइबरनेशन के ड्यूरिंग ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जो हमारे ये पोलर बियर्स वगैरह होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें ये फिर केव्स वगैरह में छुप जाते हैं और हंट वगैरह नहीं करते। इस दौरान क्या करते हैं कि जो इनके जिस्म में स्टोर्ड फैट होती है इसी को यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास जो हैं वो डेफिनेटली एक हमारी बॉडी का जो सिस्टम है जो जीन से रिलेटेड होता है, इसमें हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो उसमें हमारे न्यूक्लिक एसिड्स का बहुत रोल है, जिसमें हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, 2 टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है वो डीएनए जो है उसको हम उसमें लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स से मिल के डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, और इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड बेसिकली इसमें पेंटोस शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होगी, और साथ क्या होगा? फॉस्फेट यूनिट होगा। ये 3 चीज़ें मिलके हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाती है। ओके, अब पेंटोस शुगर जो है वो हमारे पास क्या है? 5 मेंबर्ड शुगर है, 5 मेंबर्ड रिंग है, और कार्बन नंबर 2 ऑफ राइबोज इज प्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम द डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज है ये, और ये राइबोज है। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं ना वो हमारी 1 2 3 4 टाइप्स की होती हैं, और आरएनए में अच्छा सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। फर्स्ट एडेनिन है, सेकंड थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। सो ये डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। जब आरएनए आएगा तो आरएनए में हमने जिस थाइमिन को जो है ना वो यूरासिल के साथ रिप्लेस कर देना है। किसके साथ? यूरासिल के साथ रिप्लेस कर देना। एडेनिन और गुआनिन को हम क्या कहते हैं? ठीक है, एजी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज प्यूरिन्स। और उसके अलावा जो हमारे पास साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल जो होती है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं पाइरिमिडीन्स। फॉस्फेट यूनिट है। अब ये स्ट्रक्चर टोटल देख लें, ये हमारे पास क्या है? एक नाइट्रोजनस दिस इज़ द राइबोज शुगर, ये वाली नाइट्रोजनस बेस है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये C5 पे लगा होता है डीऑक्सी राइबोज की, ठीक है, 5 पोजीशन पे जो है ना वो लगा हुआ होता है। ये जो हमारे पास 5 मेंबर रिंग है उसकी डिफरेंस जो है वो आरएनए और डीएनए में क्या है? आरएनए एक राइबोज है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है उसमें साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन है, और आरएनए के अंदर थाइमिन जो रिप्लेस की जाती है यूरासिल से। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, और आरएनए जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है डीएनए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इसमें लगी हुई होती हैं, और इनमें लिंकेज होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होती है।
डीएनए बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में, और इनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में इसी काम पे, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ये इनिशिएटिव थी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अगेन, उसने यहाँ पे स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है हमें, और इसमें हमें नज़र आ रही है कि ये हमारे पास क्या लगी हुई हैं, नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई हैं, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है। और ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाने में हेल्प आउट करता है फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स बाय रिसीविंग, रीडिंग, डिकोडिंग एंड यूजिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए जो होता है ना वो आरएनए के मैसेज को कॉपी करता है, ठीक है। आरएनए बेसिकली मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, ये मैसेज लेकर आता है डीएनए तक कि इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग चेन बनती है ना अमीनो एसिड की, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और फिर इस पॉलीपेप्टाइड चेन गोल्गी बॉडीज़ के पास भेजा जाता है, वहाँ पर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग जो है वो क्या है, सैंपल्स दिए जाते हैं हेयर, स्किन सेल्स के, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा डीएनए होता है वो आइडेंटिफिकेशन करता है उस सैंपल की कि वो किसका, उसकी जो है ना वो डीएनए जो आजकल टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसमें ये बेसिकली सारा मेथड यूज़ हो रहा है। मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। हमारे टाइप ऑफ न्यूट्रेंट है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। टाइप्स जो हैं वो मैक्रो हैं और माइक्रो हैं। मैक्रो न्यूट्रेंट्स जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट्स में चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो हमारी बॉडी को लेस अमाउंट में चाहिए, जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर और आयोडीन। सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास आयरन के रेड मीट, एग योक, होल व्हीट, ठीक है। कैल्शियम का मिल्क है, चीज़, एग योक है, कैबेज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। फास्फोरस का चीज़, मिल्क, ठीक है, यही है। जिंक के ऑयस्टर है, रेड मीट है, ठीक है। ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन न्यूट्री। रोल ऑफ आयरन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कि ये ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, एनीमिया को ट्रीट करता है, फटीग को, ठीक है। हर एज के, चाहे वो वुमन हो चाहे मैन हो, उसके लिए, चिल्ड्रन हो, उसके लिए ज़रूरी है। और आयरन लेवल जब ड्रॉप हो जाता है तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। रोल ऑफ कैल्शियम जो है, कैल्शियम का रोल क्या है, ये एक हमारी बोन्स और टीथ का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज स्टोर्ड इन बोन्स एंड रिमेनिंग 1% इज फाउंड इन ब्लड, मसल एंड अदर टिश्यूज। कैल्शियम क्या करता है, हमारे ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, और हमारी हार्ट रिदम्स को नॉर्मल रखने में हेल्पफुल होता है। सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी के अंदर। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड टू अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आयनाइज्ड कैल्शियम। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकती है, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये 3 बीमारियां हैं जो इससे हो सकती हैं। देन हमारे पास ये है जी, फास्फोरस का क्या रोल है, फिर रोल ऑफ जिंक है। फास्फोरस का रोल ये है कि ये एक्टिव सप्लीमेंट है, बोन, टीथ और सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, हमारे बॉडी की पीएच को कंट्रोल करता है, नर्व सेल्स का, मसल्स का के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हमने पढ़ा ना, फॉस्फेट ग्रुप, तो डीएनए, आरएनए और एटीपी के स्ट्रक्चर्स का भी बिल्डिंग ब्लॉक है। जिंक जो है वो ट्रेस एलिमेंट के तौर पर मौजूद होता है, बट ये सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रोटीन और डीएनए की सिंथेसिस को, वुंड हीलिंग में हेल्पफुल होता है, चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा ये हमें नमूनिया से भी प्रोटेक्ट करता है और हमारी हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी है, और इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग प्रोस्टेट
हेल्थ एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर लिसनिंग.